अगर हमें रेडियस ऑफ एटम निकालना है, टू में हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और एटॉमिक मास किसे कहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो 11वीं क्लास में आप लोग आ गए हैं, नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की केमिस्ट्री वीक है। तो हम लोग लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए 3 स्टेजेस। इन 3 स्टेजेस से हम लोग को जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, जो कि हमें 11th में आने के बाद फेस करनी पड़ सकती हैं, वो अब नहीं आएंगी। स्टेज 1 में हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी चार्ज और मॉलिक्यूलर मास देखने वाले हैं। 2 में हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। और तीसरे स्टेप में हम लोग मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी देखने वाले हैं। यहां स्टेजेस की जो स्पेशल चीज है वो ये है कि हमारा इंडिया का फ्लैग भी इसमें आ रहा है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आई लव माई इंडिया जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। और शुरू करते हैं जरा जल्दी से। सबसे पहले हम लोग अपना पहला कॉन्सेप्ट, तो एटम जो कि हम लोग इस तरह से बनाते हैं, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, याद रखिएगा। एटम का जो अंदर का पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें दौड़ रही होती हैं। पहली चीज होती है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होती है, और दूसरी चीज होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो कि ओ सॉरी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लिख दिया है मैंने, इसको आप लोग कर दीजिएगा न्यूट्रॉन। तो 2 चीजें हमारे पास दौड़ रही होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन जो होता है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। आउटसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमारे पास जो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, मान लीजिए 7 है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं 7, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज 7 है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। अगर हमें रेडियस ऑफ एटम निकालना है, रेडियस ऑफ एटम निकालना है, तो यहां हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके सारी वैल्यूज पुट करके हम लिखते हैं ये यहां एन हमारे पास क्या होता है, एन होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है। यहां z होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये हम लोगों ने देख लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 माइनस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। यहां मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो है, आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से, और अब हम आते हैं यहां एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देखने में। यहां एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो ये जो नंबर लिखा है वो है हमारा एटॉमिक नंबर, और इधर लिखा है हमारे पास एटॉमिक मास, ये हम लोग 9 लिख देते हैं इसको। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर्स हैं और ये एटॉमिक मास हैं। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। यहां हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 22 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हमें याद होना चाहिए, क्लोरीन का हमें याद होना चाहिए। अब जरा एक चीज देखते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग शेल्स में रखना पड़ता है। इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए कि हमारे पास के शेल है, तो के शेल में याद रखना पड़ेगा हमें कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें 8 जा सकते हैं, इसमें अभी 8 ही याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो 8 ही आएंगे। वैसे इसमें 18 जा सकते हैं, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो होता है 2n², जहां n होता है हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स, जो कि k के लिए होता है 1, l के लिए होता है 2,
m के लिए होता है 3 और n के लिए होता है 4। तो अगर हम किसी भी शेल के लिए नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसमें n इज इक्वल टू 4 हो गया। 2n स्क्वायर करेंगे तो 2 की जगह लिख दिया हमने, तो 32 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो n शेल है हमारे पास उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 आ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे जरा जल्दी से और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम इनके एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर अभी हम लोगों ने यहां याद कर लिए, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर से लिखे हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसका मतलब 1 ही तो आ ही सकता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां लिथियम के पास अब 3 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो अब 2 यहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 1 जाएगा आगे। इसी तरह से नाइट्रोजन की बारी आई तो 2 5 कर देंगे, सोडियम के लिए 2 8 1 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें कैल्शियम का करना होता तो 2 8 8 2। अब ऐसा क्यों करते, हमने ये क्यों नहीं किया 2 8 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि जो लास्ट शेल होती है उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, इसी को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। तो यहां हम लोग यहां 10 नहीं लिख सकते, हम 8 लिखते हैं और बाकी फिर 2 जो बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे पहुंचा देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये हमारे पास जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको हम बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमने किया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर था 14। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 284। तो ये जो 4 होगा वो होगा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आती है चीज वैलेंसी। वैलेंसी कहते हैं कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन देने या लेने हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट है तो वो चाहता है एवरी एटम वांट्स टू बिकम लाइक नोबल गैस। हर एटम चाहता है कि मैं नोबल गैस की तरह बन जाऊं, चाहे उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़े या इलेक्ट्रॉन लेना पड़े। अब ये हमारे पास जो होते हैं ये हैं 18 ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब नोबल गैसेस। इनको याद करने की ट्रिक होती है हेना और करीना ज़ेरोक्स रानी। हेना और करीना ज़ेरोक्स रानी। अब इनके एटॉमिक नंबर हमें याद होने चाहिए। इसकी ट्रिक मैं क्लास में बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। 2 8 8 18 18 32। अब ये नंबर यहां से आप हटा दीजिए और सबसे पहले इस हीलियम के एटॉमिक नंबर में ये नंबर जोड़ दीजिए। तो 2 में जब 8 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में फिर अगला नंबर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो इसी तरह से हमारे पास 86 तक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 51 है, एक है जिसका 17 है, एक है जिसका 13 है। अब इसके पास का जो नोबल गैस एटम होता है 51 किसके करीब है, इसके, तो ये चाहेगा कि मैं इसकी तरह बन जाऊं। 17 किसके करीब है, इसके करीब है, वो चाहेगा मैं इसकी तरह बन जाऊं। इसी तरह से 13 इसके करीब है, वो चाहेगा कि मैं नियॉन की तरह बन जाऊं। अब नियॉन की तरह बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। इसी वजह से अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो 3 आता है, या हम बोल सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 3 होती है। वैलेंसी और चार्ज में मेन डिफरेंस ये होता है कि वैलेंसी निगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकती, लेकिन चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं जरा और वैलेंसी हम देखते हैं। पहले वैलेंसी निकालने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए। तो यहां हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं इनके। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2 8 6 हुआ, 2 8 8 2 हुआ, 2 8 3 हुआ, 2 8 हुआ, 2 7 हुआ। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका ये जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको देखते हैं। तो यहां हमारे पास आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या हुआ, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब वैलेंसी निकालने के लिए अब इसका एटॉमिक नंबर 16 है। अभी मैंने बोला था कि ये अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना चाहेगा, तो इसके करीब कौन है, 18 है। तो ये करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इस वजह से S-2 हो जाता है। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, जरा चेक करते हैं। तो वैलेंसी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 हो गई। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, 2 हो गई, 3 हो गई, इसकी 0 हो गई। याद रखिएगा नियॉन की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, इसी तरह से इसकी 1 हो जाएगी। वैलेंसी के आगे हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते, लेकिन वैलेंसी बड़ी काम की चीज होती है क्योंकि इससे फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड बनाया जाता है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, वैलेंसी का भी आप लोगों ने देख लिया। अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास का यूज करना पड़ता है। एटॉमिक मास का यूज करेंगे, एटॉमिक नंबर का नहीं करते, एटॉमिक मास का यूज करेंगे। इसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, प्लस 2 इंटू 16 कर देंगे तो 12 प्लस 32 ये हो गया हमारे पास 44। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हो गया 44, और इसका यूनिट होता है AMU, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो H का कितना है, 1 है, 14 है, प्लस 3 इंटू 16 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 63, जो कि हमारे पास HNO3 का मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसी तरह से आप लोगों को इसका निकालना है, कैसे करेंगे जरा देखिए। 40 पहले कैल्शियम का लिख दिया, प्लस 16 प्लस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 14 प्लस 17 इंटू 2, तो ये हो गया 34 हो जाएगा ना ये, तो ये हो गया 74। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितना हो गया ये, ठीक है। याद रखिएगा जब हम लोग इस तरह से करते हैं, मान लीजिए ये जो चीज है तो ये हमारे पास 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से, ठीक है। इसी तरह से कमेंट में आप लोग को बताना है कि इसका और H2O का कितना होगा, NH3 का और H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब बात आती है फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम का सिंबल लिखते हैं और क्लोरीन का सिंबल लिखते हैं क्लोराइड। अब इसकी वैलेंसी यहां लिखनी पड़ेगी हमें, याद रखिए वैलेंसी। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है NaCl। अब जब किसी को भी NaCl का फॉर्मूला बन जाता है किसी से, तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए MgCl बताता है, जो कि गलत हो जाता है, और यहां से केमिस्ट्री बुरी लगनी शुरू हो जाती है। तो मैग्नीशियम के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये 2 है, ये 1 है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास MgCl2 बनेगा, MgCl2 बनेगा, याद रखिएगा। तो MgCl2 हमारे पास अगर बनेगा तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। तो समझ में आया ना, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl है, लेकिन इसके लिए MgCl2 है। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए 3 और 1, तो ये हो गया AlCl3। ज्यादातर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये 3 क्यों आ रहा है, और इसी वजह से उनको केमिस्ट्री बुरी लगनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो सल्फेट के लिए फॉर्मूला होता है SO4, और इसके ऊपर डायरेक्ट चार्ज हमें याद रखना पड़ेगा 2 होता है। कार्बोनेट के लिए CO3 फॉर्मूला और 2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड के लिए हमारे पास 1 होता है। अब एल्यूमिनियम कार्बोनेट के लिए, एल्यूमिनियम कार्बोनेट के लिए 3 हुआ, 2 हुआ, तो ये हो गया, जरा देखिए फॉर्मूला Al2CO3 थ्राइस, ठीक है। ज्यादातर बच्चे ये फॉर्मूला नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि कोई बहुत मुश्किल चीज है, ऐसा नहीं है। सोडियम कार्बोनेट Na और SO4। अब यहां से हमने देखा कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होता है, तो यहां 1 और यहां 2 लिखा, तो ये हो गया हमारे पास Na2SO4। SO4 ये मैग्नीशियम सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास 2 हुआ, 2 हुआ, इसको कैंसिल करेंगे तो MgSO4 हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो ये था
हमारा स्टेज फर्स्ट मतलब लेवल 1। अब लेवल 2 हम लोग लेकर आएंगे जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज आएंगी। जो बच्चे चाहते हैं कि वो नीट और जेई की प्रिपरेशन करें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं इमेज क्लासेस, हम लोगों का बैच। जो नंबर आप लोग को गिवन है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।